मैं देश भर में घूम रहा हूं। जब मैं बंगाल में गया तो मुझे पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर को जब गांधी जी और उनकी कांग्रेस ने चैलेंज कर दिया कि इनको किसी भी हालत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुनकर हम नहीं जाने देंगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर बॉम्बे से चलकर कलकत्ता गए, कलकत्ता से चलकर जयसुर और खुलना गए। कलकत्ता से आगे जयसुर और खुलना है चंडाल लोगों की धरती है। चंडाल लोग उधर बड़ी संख्या में रहते हैं। तो उन चंडालों ने, जिनकी संख्या उधर बहुत ज्यादा थी, तो उस संख्या के आधार पर उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1946 में भेजा। जब बाबा साहब अम्बेडकर को पूरे देश में उनके लोग किसी जगह से चुनकर लाने लायक नहीं थे, तो चंडालों ने चुनकर उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा। क्या कारण है चंडालों ने चुनकर भेजा? चंडालों के बीच में जाकर तो बाबा साहब ने काम नहीं किया था। क्या कारण है उन्होंने चुनकर भेजा? क्योंकि उधर भी उनके देश में भी, चंडालों के देश में भी, चंडालों के उन क्षेत्र में भी हरिचंद, गुरुचंद नाम के दो महापुरुष हुए हैं। उन्होंने सामाजिक क्रांति के लिए बाबा साहब अम्बेडकर से बहुत पहले काम शुरू किया था। उधर भी जो आज चंडाल लोग आधे से ज्यादा तो बांग्लादेश में रहते हैं, आधे से कम लगभग 2 करोड़ बांग्लादेश में रहते हैं, 1.5 करोड़ हमारे देश में रहते हैं। तो उस वक्त तो देश एक ही था। तो उन चंडालों में हरिचंद, गुरुचंद नाम के 2 चंडाल महापुरुष पैदा हुए। उन्होंने सामाजिक क्रांति की लहर उधर शुरू की, उनमें भावना पैदा हुई, उनकी बात उन्होंने बहुत आगे बढ़ाई। और आज जिस तरह से आज बाबा साहब को मानने वाले लोग इधर अपने आप को माहर नहीं कहते हैं, बुद्धिस्ट कहते हैं, अब हरिचंद, गुरुचंद को मानने वाले लोग अपने आप को चंडाल नहीं कहते हैं, वो नमःशूद्र कहते हैं। और 1901 से वो नमःशूद्र अपने आप को कहते हैं। और 1901 की जो सेंसस है उसमें सरकार ने उनको नमःशूद्र लिखा है। तो इस तरह से अगर दक्षिण भारत की तरफ हम जाते हैं, जैसे छुआछूत के खिलाफ या टेंपल एंट्री के लिए बाबा साहब ने नासिक में सत्याग्रह किया, 1930 से 35 तक किया। लेकिन उससे पहले 30 मार्च 1924 को नारायण गुरु के चेलों ने केरला में वैकम का सत्याग्रह शुरू किया था। किन लोगों ने किया था? जिन लोगों को आज शेड्यूल कास्ट में वो लोग नहीं है, ईडवा लोग, ईडवा और नाडार। कामराज नाडार का नाम आपने सुना होगा। तो कामराज नाडार उसी कम्युनिटी के हैं। उस वक्त 1924 में नाडार औरतों को तो उनको ऊपर का हिस्सा ढकने की ब्राह्मणवाद के आधार पर इजाजत नहीं थी 1924 तक। 1924 कोई बहुत लंबा अरसा नहीं है। और उन नाडार लोगों को, उन ईडवा लोगों को, जिनकी संख्या आज भी आंध्र केरला में सबसे ज्यादा है, तमिलनाडु में बहुत है, तो उन लोगों को मंदिर के चारों तरफ जो सड़कें हैं उन पर घूमने की इजाजत नहीं थी। वैकम में जो मंदिर है उसके चारों तरफ
सड़कों पर घूमने की इजाजत नहीं थी। तो नारायण गुरु और उनके जो शागिर्द थे माधवन, उन्होंने कहा कि जिन सड़कों पर जानवर घूम सकते हैं, पेशाब कर सकते हैं, गोबर कर सकते हैं, कुत्ते घूम सकते हैं, कुत्ते पेशाब कर सकते हैं, उन पर हम क्यों नहीं घूम सकते हैं। जब नाडा लोगों ने, जब ईडवा लोगों ने ये बात कहनी शुरू की, तो शेड्यूल कास्ट में जो और गिराए गए लोग थे, फुलाया लोग, उन्होंने भी उनका साथ दिया कि हमें इधर घूमने की इजाजत होनी चाहिए। उन्होंने सत्याग्रह किया। जब उन्होंने सत्याग्रह किया तो फुलाया एक नौजवान को, ये चूना जो आप पान में डालते हैं, ब्राह्मणवाद के आधार पर कानूनी तौर पर उनकी आंखों में चूने से भर दी गई। वो उनकी आंखों में चूना भर दिया गया कि इसको ये सजा मिलनी चाहिए। वो बेचारा मर गया उधर, उसको तड़पा तड़पा कर मारा गया 1924 में। और ये पेरियर रामास्वामी नायकर, जिनको आज आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो तमिलनाडु कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तमिलनाडु कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो वो चलकर वैकम में आए, उन्होंने सत्याग्रह को बढ़ावा दिया। तो गांधी जी की देखरेख में उस वक्त कांग्रेस चल रही थी। तो गांधी जी ने उनसे कहा कि भाई कांग्रेस का कोई आदमी सत्याग्रह में हिस्सा नहीं ले सकता है। तब उन्होंने अपनी पार्टी को, कांग्रेस को छोड़कर और कांग्रेस के अध्यक्ष पद को छोड़कर उन्होंने वो सत्याग्रह को कामयाब बनाने में सहयोग दिया और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू की। मान और सम्मान के साथ हम लोग रह सकें, इस किस्म की लहर उन्होंने शुरू की। तो 1925 में 600 दिन के बाद वो सत्याग्रह कामयाब हुआ। नाडा लोगों को, ईडवा लोगों को, फुलाया लोगों को मंदिर के बाहर सड़क पर घूमने की इजाजत मिली। तो इस किस्म का जो सामाजिक परिवर्तन के लिए देश के कोने कोने में जो संघर्ष हुआ है, मैं ये समझता हूं कि हमें उस सारे सबक से, सारे संघर्ष से सबक सीखना चाहिए और सबक सीखकर, उस सारे संघर्ष से सबक सीखकर और हमारे बुजुर्गों के संघर्ष से जो विचारधारा बनी है, उस विचारधारा को अपनाकर तो हमें ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा। अगर हमें ये परिवर्तन लाना है, अगर हमारी ये चाहत है, तो फिर हमें हमारे इन बुजुर्गों की विचारधारा को अपनाना होगा। मैंने कहा है कि ये विचारधारा तो, यह संघर्ष लगभग सोच विचार करके किया है। उस विचारधारा का बड़ा ऊंचा स्थान है इस परिवर्तन के संघर्ष में। देश भर में जो परिवर्तन के लिए संघर्ष हुआ है, उसमें उसका बहुत ऊंचा स्थान है। इसलिए हम लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि फुले शाहू अंबेडकर की और हमारे दूसरे महापुरुषों की विचारधारा को अपनाकर, उनके संघर्ष से सबक सीखकर जो काम अधूरा रह गया है, बहुत ही कम हुआ है और बहुत ज्यादा बाकी पड़ा है, तो उस काम को हम लोग पूरा करने में लगें। हिंदी भाषी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हमने लोगों को लगाया है। महाराष्ट्र में भी लोग फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को अपनाकर
बड़े पैमाने में लगेंगे। तो ये बात कहने के लिए मैं बॉम्बे भी आया था, आज के दिन नागपुर में आया हूं और मई के महीने में महाराष्ट्र में जगह जगह मैं घूमने वाला हूं। तो साथियों, इस विचारधारा को अपनाकर हम लोग एमएलए बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, सरकारें बना सकते हैं। ये भरोसा दिलाने के लिए मैं महाराष्ट्र में आपके पास आया हूं। हम ये काम कर सकते हैं और हमारा मुख्य लक्ष्य तो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन लाने से पहले हमें राजनीतिक परिवर्तन, जो मुझे बहुत आसान नजर आता है, वो लाना होगा। राजनीतिक परिवर्तन हम आसानी से ला सकते हैं और राजनीतिक परिवर्तन से ही दूसरा परिवर्तन आने लग जाता है। जब मैं 1977-78 में नॉर्थ इंडिया में गया था तो बाबा साहब अंबेडकर को बहुत से लोग गलत नजर से देखते थे और बहुत से लोग कहते थे कि ये तो अंग्रेजों के दलाल थे, और खास करके जो ऊंची जाति के लोग हैं वो नीची जाति के लोगों से कहलाते थे, अरे छोड़ो अंबेडकर को, वो तो अंग्रेजों के दलाल थे, देशद्रोही थे। तो इस किस्म की बातें आपने तो महाराष्ट्र में 1930, 31, 32 में बहुत सुनी होगी, उसके बाद में भी सुनी होगी, लेकिन 1976-77 में उत्तर भारत में मैंने ये बातें सुनी। लेकिन जब हम लोगों ने इस विचारधारा पर अपने लोगों को तैयार करना शुरू कर दिया तो परिवर्तन होने लगा। तब परिवर्तन होने लगा। जो अंबेडकर को जो लोग अंग्रेजों के दलाल कहते थे या देशद्रोही कहते थे, तो वो लोग उनकी सराहना करने पर मजबूर हुए। बहुत सी पार्टियां सराहना करने पर मजबूर हुई और आपने देखा होगा कि 1990 तक हम लोगों के संघर्ष के कारण इतना परिवर्तन हुआ उधर कि 1989 में 1990 से एक साल पहले 14 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी, जिसकी यूपी में सरकार थी, महाराष्ट्र में थी और दिल्ली में थी, उस कांग्रेस पार्टी को मजबूर होकर बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन, उद्घाटन करना पड़ा 14 अप्रैल 89 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। और 1990 में हम लोगों ने अपने समाज को तैयार करके, बहुजन समाज को तैयार करके हर पार्टी में कंपटीशन लगा दिया। बाबा साहब की सराहना करने के लिए जो लोग, जो ब्राह्मणवादी समाज बाबा साहब की निंदा करता था, वो बाबा साहब की सराहना करने के लिए उनमें कंपटीशन लग गया। अगर 89 में, 14 अप्रैल 89 में अगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट राजीव गांधी ने और एनडी तिवारी ने, जो उधर के मुख्यमंत्री थे, अगर 14 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अंबेडकर यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया, तो उसके साल बाद श्री वीपी सिंह ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न का सरकार ने खिताब दिया। तो जिस हमारे बाबा साहब को, जिसको वो देशद्रोही कहते थे, उसको वो भारत रत्न कहने पर मजबूर हुए। ये परिवर्तन क्यों आया? जब हम लोगों ने उनकी विचारधारा को अपनाकर उन लोगों की कुर्सी को हिलाना शुरू किया। ये परिवर्तन क्यों आया? जब हम लोगों ने उन लोगों की कुर्सी को हिलाना शुरू किया और उनको लगा कि ये बाबा साहब को मानने वाले लोग
हम इनको बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी हमसे टूटते जा रहे हैं। आखिर ये क्या चाहते हैं? आखिर ये क्या चाहते हैं? तो बाबा साहब को मानने वाले साधारण लोग भी कहने लगे कि उत्तर प्रदेश में हम सत्ता की चाबी चाहते हैं। बाबा साहब को मानने वाले लोग, साधारण लोग भी कहने लगे कि हम सत्ता की चाबी चाहते हैं। यूनिवर्सिटी से काम नहीं चलेगा, ये तो हम सत्ता हासिल करके सब कुछ कर लेंगे। हम सत्ता की चाबी चाहते हैं, तो वो देने के लिए वो तैयार नहीं थे। सत्ता की चाबी को छुपाने के लिए उन लोगों को क्या क्या नहीं करना पड़ा। उन लोगों को अपने रवैये में बड़ा भारी परिवर्तन करना पड़ा। मैं महाराष्ट्र में इधर 79 में इधर आया था। हम लोगों ने उस वक्त बीएसपी तो नहीं बनाई थी, बामसेफ के माध्यम से हमने एक सम्मेलन किया था इधर दिसंबर के महीने में। और दिसंबर के महीने में जब मैं नागपुर में ही था, तो हमारे लोगों ने यूनिवर्सिटी के लिए आवाज बुलंद की। और उस वक्त 79 में 4 नौजवानों की जानें चली गई। बहुत लोगों को गोलियां लगी, लाठियां लगी और बहुत लोगों का नुकसान हुआ और 4 नौजवानों की जानें चली गई 79 में। लेकिन फुले शाहू के महाराष्ट्र में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कम नहीं हुआ। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर सिर्फ जोड़ने की बात है, वो भी सरकार ने नहीं की। उसके बाद में भी काफी संघर्ष हुआ। संघर्ष किस लिए हुआ कि बाबा साहब का नाम जोड़ दिया जाए। बाबा साहब का नाम मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ दिया जाए, सिर्फ इसके लिए संघर्ष हुआ। उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जब 16 जनवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार को पता चला कि 16 जनवरी को कांशीराम महाराष्ट्र में आ रहा है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणवादी सरकारों को पस्त करने के बाद अब महाराष्ट्र में आ रहा है, हमारी कुर्सी को हिलाने के लिए आ रहा है, तो तब उनको मेरी कॉन्फ्रेंस होने से 2 दिन पहले उनको भी परिवर्तन करना पड़ा और वो नाम बदलना पड़ा। किस लिए बदलना पड़ा? कुर्सी को खतरा हुआ। कुर्सी को खतरा होने से नाम बदलना पड़ा।